सर एक चीज़ मैंने देखी है कि मेडिकल इंडस्ट्री में हर चीज़ के ऊपर इंश्योर्ड होते हैं। आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हर सारी बीमारियों को, सारी प्रॉब्लम्स को कवर किया जाता है, बट जो है डेंटिस्ट वाली प्रॉब्लम्स को कवर नहीं किया जाता है। इसका क्या रीज़न? एक्चुअली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कवर इसलिए नहीं करा है क्योंकि सर मैंने ऐसा भी सुना है कि जिन लोगों को कैविटी होती है, जो दांत में जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 पेशेंट्स को सर्जरी हुई या उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, तो उनमें ये हिस्ट्री देखने को हमें मिली है कि उनके 2 या 3 महीने पहले या 1 महीने पहले उनके एक्सट्रैक्शंस हुए। ब्लू कलर का कुछ लिक्विड सॉल्यूशन होता है जिसको आप लगा लो और आधे घंटे बाद हटाओ तो पूरे दांत जो है वाइट हो जाएंगे। अभी आजकल ब्रांड्स के मैं भी एडवर्टीजमेंट देख रहा हूँ, बट ये सब चीज़ क्लिनिकल प्रूवन नहीं है। आजकल बहुत सारे टूथपेस्ट भी ऐसे मार्केट में हैं जो ऐसा क्लेम करते हैं कि ये पूरा दांत को वाइट कर देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है किसी बच्चे के लिए, आप एडल्ट के लिए, कि फ्लॉसिंग होना ज़रूरी हो? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी उस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, इससे क्या कैंसर तक भी कोई जा सकता है? करेक्ट, 100% जा सकता है। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, इंडिया नंबर 1 पे है जिसमें सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर है लोगों को। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कि आपकी इस फील्ड में शुरुआत कैसे हुई है? ओके, सो बेसिकली ये बहुत 10th स्टैंडर्ड से मैं अगर बताना चाहूँ, बहुत ब्रीफ स्टोरी में बताऊंगा। सो लाइक आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड, सो एक सबको एक क्वेश्चन रहता है कि उनको मेडिकल फील्ड में जाना है कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। सो आई ऑप्टेड बोथ द थिंग्स। आई वाज अ PCMB स्टूडेंट, सो मैं खैर ये रिस्क लेने को किसी को बोलूँगा नहीं, बट या आई टुक अ रिस्क। आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट इन द होल स्कूल कि मैंने PCMB लिया। एंड फिर जैसे वो जर्नी चलती रही, 12th के बाद मैंने PET दी, PMT दी। उस वक्त नीट और ये सब नहीं हुआ करता था, सो आई गेव PET PMT। लकीली मेरा दोनों में हुआ। एंड बट लेकिन फिर जब मुझे इंटरेस्ट पे आया बात, जब मैंने उस वक्त जैसे हमने बात करी कि ग्राफ किस तरफ जा रहा था, उस वक्त इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। देन आई चूज़ अ मेडिकल फील्ड, एंड आफ्टर दैट BDS में भी मेरा खुद का इंटरेस्ट था, बिकॉज इट्स अ मेजर थिंग जिसमें बोलते कि इमरजेंसी रात पड़े नहीं आती। सो इट्स वन ऑफ द थिंग कि जिसमें मैंने डेंटिस्ट्री चूज़ करा। एंड कॉस्मेटिक में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, पेशेंट की स्माइल्स में। डेफिनेटली जब 1st 2nd ईयर में आप जब BDS में रहते हो तब आपको इतना नहीं समझ आता। जब आप 3rd ईयर से आप स्टूडेंट्स पेशेंट को सारा देखने लगते हो, पेशेंट को ट्रीट करते हो, देन आई गॉट टू नो कि ओके आई एम इन अ राइट फील्ड। सो या ऐसा मेरी जर्नी रही। सो आपने मुझे बताया कि आपके BDS की शुरुआत करी, तो आपको कोई फैमिली प्रेशर या कुछ फैमिली ने ऐसा कहा कि इंडिया में इतना बड़ा फ्यूचर नहीं है, क्यों जा रहा है, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, फैमिली की तरफ से तो काफ़ी दे वर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने काफ़ी इनकरेज करा मुझे फील्ड के लिए। बीट मैं ऐसे BDS MBBS में कभी डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, BPT कभी ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करूँगा। दे ऑलवेज वांटेड कि जो भी मैं चूज़ करूँ वो मैं खुद अपने मन से और अपने इच्छा से करूँ। सो मुझे तो ऐसा लगता है स्कोप तो हर जगह है। मतलब इट इज़ जस्ट लाइक कि ऐसे लोग बोलते कि डेंटिस्ट हर गली में है, तो ऐसे तो ग्रोसरी स्टोर्स भी हर गली में। इट इज़ ऑल डिपेंड कि आप किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करते हैं, कैसे पेशेंट को ट्रीटमेंट समझाते हैं। आई थिंक दैट इज़ द मेजर थिंग जो आपके डेंटिस्ट्री को आगे बढ़ाएगा। सो इट वॉज नेवर अ फोर्स थिंग कि आपको यही करना है ऐसा। सर एक और चीज़ बताइए, जैसे इंडिया में BDS को इतना इम्पोर्टेंट नहीं लिया जाता, पेरेंट्स की तरफ से भी कह लीजिए, या बच्चे भी ऑल्टरनेट उसको समझते कि भाई MBBS में नहीं हो रहा तो चलो BDS कर लेते हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ऐसा इसमें ये कहना है कि इट इज़ अ मिथ एक्चुअली, मैं कहूँगा, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक कि MBBS में नहीं हुआ तो आपको BDS लेना है। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने BDS अपने मन से लिया है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। सो ये लोग कहते हैं कि BDS में स्कोप नहीं है, मुझे तो लगता है कि डेंटिस्ट्री में बहुत स्कोप है। अगर आप उसके अंदर डूबोगे, अगर आपको उस चीज़ की वैल्यू डेप्थ पता रहेगी, तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मैं तो लोगों को मोटिवेट ही करता हूँ कि आप डेंटिस्ट्री करिए और आप पेशेंट की लाइफ चेंज कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने एक्सपेक्टेशंस हर जगह से छोड़ दी थी। वो मेडिकल डॉक्टर्स के पास भी गए, एंड आफ्टर दैट दे केम टू मी, एंड देन आई हैव ट्रीटेड देम, एंड आई हैव अ ब्लेसिंग ऑफ देम, एंड आई एम रियली हैप्पी। एक चीज़ और, जैसे बच्चे लोग भी, उनके माइंड में बहुत रहता है कि इंडिया में इतना बड़ा मार्केट नहीं है और फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मार्केट है। आपको क्या लगता है कि अगर किसी डेंटिस्ट को सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनना है और अच्छा पैसा कमाना है, तो क्या उसको इंडिया में कंटिन्यू करना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए? मैं इस चीज़ को इस तरीके से देखता हूँ कि अभी चाइना के बाद अभी तक जो सर्वे हुआ है पॉपुलेशन का, इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट्स तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है, डेंटिस्ट्री को लोग उतना नहीं इंपॉर्टेंस देते, हो सकता है पेशेंट को जब पेन होता है तभी वो आता है, वो रेगुलर 6 मंथ्स के चेकअप पे नहीं आता है, बट आई फील लाइक कि दैट इज़ ऑल ओके, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर भी ज़्यादा ही मिलेगा, एंड आई एम हैप्पी विद दैट थिंग। बाहर जाओगे तो ठीक है, बाहर के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग है, बाहर सू करने के लिए भी इतने ईजिली आप हो जाते हो कि यू कैन नॉट थिंक अबाउट इट। इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है, इंडिया में आप पेशेंट को ट्रीटमेंट अगर आप अच्छे से देते हैं, सही ट्रीटमेंट करते तो इट गोज़ वेल। ओके सर, एक चीज़ मैंने देखी है कि मेडिकल इंडस्ट्री में हर चीज़ के ऊपर इंश्योर्ड होते हैं, आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हर सारी बीमारियों को, सारी प्रॉब्लम्स को कवर किया जाता है, बट डेंटिस्ट्री जो है, डेंटिस्ट वाली प्रॉब्लम्स को कवर नहीं किया जाता है, इसका क्या रीज़न है? आई थिंक ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, एंड जैसे एक्सीडेंटल केसेस ये सब कवर्ड है, बट अपार्ट फ्रॉम एक्चुअली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कवर इसलिए नहीं करा है क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है। दिस इज़ अ वांट वाला चीज़ कि मेरी स्माइल ऐसी है, मैं इसको और अच्छे से करना चाहता हूँ, तो ये आपकी इच्छा पे है कि आपको ये करवाना है कि नहीं करवाना है। नेसेसरी जैसे रोड साइड एक्सीडेंट्स हो गए या अगर कोई कैंसरस कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है तो वो कवर्ड है, बट एस्थेटिक वाइज कुछ भी चीज़ कवर्ड नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेसेसरी थिंग ना। एक्सीडेंट और ये सब, इन सबको ठीक करना तो दीज आर द नेसेसरी थिंग्स। सर मैंने ऐसा भी सुना है कि जिन लोगों को कैविटी होती है, जो दांत में जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और डायबिटीज़ के भी चांसेस बढ़ते हैं। करेक्ट। तो फिर वो तो कवर होना चाहिए। हाँ, वो कवर होना चाहिए, बट इट इज़ अभी इन सब चीज़ों पे स्टडी चल रही है। जैसे अगर आपको कैविटीज़ होती है तो जो मुंह में जो बैक्टीरिया होता है, या आपको अगर गम ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट तक जाते हैं, जिसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं या बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। सो अभी इन सब पे स्टडी चल रही है, अभी कोई भी ऐसा ठोस हमको रिजल्ट्स नहीं मिले हैं कि ओके हाँ एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। अभी ऐसी स्टडीज़ हुई गई है कि 10 में से 3 पेशेंट्स को जब उनकी हार्ट की सर्जरी हुई या उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, तो उनमें ये हिस्ट्री देखने को हमें मिली है कि उनके 2 या 3 महीने पहले या 1 महीने पहले उनके एक्सट्रैक्शंस हुए। सो दैट इज़ मतलब वो बेसिकली स्टडी चल रही है, अभी प्रूवन चीज़ नहीं है, बट हाँ इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड। यस। ओके सो जब कोई केस आपके पास ऐसा आता है जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल है और जिसका चेहरे का बोल सकते हैं नक्शा बहुत बिगड़ गया हो, हाँ। तो आप क्या उस टाइम पे, उस सिचुएशन पे आपके माइंड में क्या आता है? सो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको एक इंसिडेंस शेयर करूंगा। मेरे क्लिनिक में ऐसे ही एक केस आया था। एक लड़की थी और उसके फादर वो मेरे क्लिनिक पर आए थे। लड़की ने पूरा अपना मुंह बांधा हुआ था, पूरा कपड़े से मुंह बांधा हुआ था, एंड उसके फादर हर हॉस्पिटल गए, क्लिनिक्स गए कि उनको ट्रीटमेंट कराना है। वो इतने भी सक्षम नहीं थे कि वो उतना बेस्ट लेवल का ट्रीटमेंट कर सकते थे, बट उनको होप थी कि उनको कुछ अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए। लड़की वॉज अराउंड 22-23 एंड उसकी शादी भी उन्हें करवानी थी। सो मैंने बोला कि ठीक है, मैं एक बार लड़की को डेंटल चेयर पे ले लेता हूँ, दैट पेशेंट को। एंड जब मैंने उनको देखा तो उनको म्यूकरमाइकोसिस हो गए थे। उसका ये जो स्किन था ये पूरा अंदर दबा हुआ था, अंदर की हड्डी ये पूरी निकल गई थी। अगर आपने सुना हो ब्लैक फंगस कोविड के बाद काफ़ी फेम चल रहा था, तो उस ब्लैक फंगस की वजह से उसका पूरा अंदर का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर था वो पूरा निकाल दिया था। तो वो कॉस्टली ट्रीटमेंट इतना जा रहा था और उनको कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए था। सो मैंने उस चीज़ को एज अ चैलेंज लिया और मैंने उसको ट्रीट करा, एंड 1 महीना उसका प्रोसीजर चला। बट आफ्टर 1 मंथ, मतलब वो लड़की ले लो या उसके पेरेंट्स ले लो, दे वर सो हैप्पी। मतलब वो लड़की जो सोशली बहुत फेयर में थी, जो सोशली अपना मुंह ढक के जाती थी, आज वो लड़की एकदम खुशी से हंस पा रही है, खाना खा पा रही है। उसका एक सबसे मेजर चीफ कंप्लेन था जो मुझे आज भी याद है कि जब भी वो खाना खाती थी तो नाक से बाहर आता था। एंड आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग। मतलब उसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर था वो आपकी आंखों के नीचे और आपके मैक्सिला तक कुछ भी नहीं था, एंड वी हैव रिबिल्ड द होल थिंग। तो दैट वाज अ रियली चैलेंजिंग केस फॉर मी। एंड ऐसे पेशेंट्स को हम बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो थोड़े से ठीक है, वो हारे हुए रहते हैं, वो थोड़े डरे हुए रहते हैं, बट हम जब उनको मोटिवेट करते हैं तो एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एंड वो पेशेंट की आज शादी भी हो गई है, दे कॉल्ड मी एंड शी इज़ हैविंग अ गुड लाइफ। क्या बात है सर। सर अभी इंडिया की अगर बात करें तो ब्राइडल मेकअप्स और ब्राइडल, जब कोई ब्राइड बनती है, मतलब कोई जब शादी की तैयारियां करती है, उसके पहले बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आज के तरीके लोग करवाते हैं। तो उसमें डेंटिस्ट्री वाला जो ट्रीटमेंट है वो कौन सा होना चाहिए, क्या करवाना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है? करेक्ट। सो नॉर्मली 2 टाइप केस में हम पेशेंट्स को देखते हैं। एक तो वो पेशेंट आते हैं जिनकी जो हमको ऐसा बोलते हैं कि सर हमारी कल ही शादी है या 1 महीने बाद ही शादी है, सर अब हमको ठीक कर दो। और दूसरे टाइप के होते हैं जो 6-8 महीने पहले आते हैं। तो जो इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐसे स्नैप ऑन स्माइल्स करके ऐसा चीज़ हो गया है। स्नैप ऑन स्माइल क्या होता है कि पहले
अगर पेशेंट के दांत आगे पीछे है या ख़राब है तो उसमें एक शीट आती है जिसके ऊपर टूथ की लेयरिंग होती है, उनको बस डायरेक्टली पहन लेना रहता है। तो शादी के दिन पहन लेते हैं, उनके अच्छे फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, उनकी स्माइल अच्छी आती है और वो निकाल लेते हैं। और अगर कोई 6-8 महीने के गैप पे आते हैं तो अगर उस कंडीशन में अगर हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, अगर उनका आगे पीछे दांत हो या अगर कोई भी अगर उनके इसमें ब्लीचिंग करानी हो तो वो हम एंड ड्यूरेशन में कर सकते हैं। ओके सर, मैंने देखा है अभी मार्केट में एक नई चीज़ आई हुई है। एक होता है कि वो पहले बचपन में स्कूल में होता था, बच्चे वो पहन के आते थे, ब्रेसेस यस। और अब तो आजकल कुछ ऐसा था कैपिंग टाइप, वो पहन लो उससे भी ठीक हो जाता है। तो उसमें क्या डिफरेंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है और कितना सही है? सो ब्रेसेस इज एन ओल्ड स्कूल थिंग, वो अभी भी अच्छा ट्रीटमेंट है। सो ब्रेसेस में कुछ नहीं होते, दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगते हैं और वायर से हम उनको जोड़ देते हैं। और एक और आप जो कवरिंग जो बोल रहे हैं उनको हम अलाइनर्स बोलते हैं। तो अलाइनर्स बेसिकली ट्रांसपेरेंट शीट रहती है जो आपको हर 7 to 15 डेज में चेंज करनी रहती है। सो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड इसमें ट्रीटमेंट जो टाइम रहता है वो फास्ट रहता है, थोड़ा सा कॉस्टली रहता है बट एंड रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, एस्थेटिक रहता है। आपको कभी भी उसको निकालना है, खाना वाना खा के आप उसको वापस पहन सकते हैं। जब आप ब्रेसेस रहते हैं तो उसमें खाने फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं और आपको हर महीने डॉक्टर के पास विजिट करना रहता है। बट अलाइनर्स में आप 2-3 महीने वो चीज़ चलने दे सकते हैं। हम आपको सेट्स ऑफ अलाइनर्स देंगे, वो आपको पहनना रहेगा और आपको हम 3 महीने 2 महीने के विजिट्स में बुलाते हैं जस्ट टू चेक कि जो भी प्रोसीजर दिया है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। कितना डिफरेंस आता है दोनों चीज़ों में? कॉस्टिंग देखा जाए तो अगर हम ब्रेसेस का स्टार्टिंग कॉस्ट अगर हम ले तो इट स्टार्ट्स अराउंड 40,000 जो हम मेटल ब्रैकेट्स की बात करते हैं। फिर इसके बाद सिरामिक ब्रैकेट्स आते हैं, फिर बहुत सारे ब्रैकेट्स आते हैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 40,000 एंड देन इट गोज टिल 70-80,000। और अगर यही हम अलाइनर्स की बात करें तो अलाइनर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 लाख एंड इट डिपेंड्स कि आपकी अलाइनर्स के कितने सेट्स बन रहे हैं। सो अगर 15 सेट्स बन रहे हैं तो उनका कॉस्टिंग अलग है, 25 बन रहे हैं उनका कॉस्टिंग अलग है। तो हम बेसिकली अलाइनर्स भी हर पेशेंट में इंडिकेटेड नहीं होता है, कुछ ही पेशेंट्स में इंडिकेटेड होता है। तो अलाइनर्स के लिए हमको पहले एक डिजिटल स्कैन लेना रहता है माउथ का, उसके बाद हम सिस्टम पे डॉक्टर और पेशेंट सिस्टम पे पूरा ट्रीटमेंट प्लान समझता है एंड देन फिर हम अलाइनर्स पे जाते हैं। क्या बात है सर। डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं, डेंटिस्ट कितना कमा लेता होगा महीने का? नाइस क्वेश्चन। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग एक्चुअली एंड इट डिपेंड्स कि आपकी लोकेशन का है। अगर मैं बहुत ग्रॉसली बात करूँ तो अगर आप स्टार्टिंग में क्लिनिक ओपन करते हैं तो पहले तो बहुत इजी था कमाना, अब लेकिन अब क्योंकि इतने डेंटिस्ट है और गूगल नॉलेज भी सबको बहुत सारी चीज़ हो गई है, तो स्टार्टिंग में 6-8 महीना स्ट्रगल रहता है। बट जब आपका एक सस्टेन वाला क्लिनिक चलता है तो मंथली इट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 1 लाख एंड देन फिर एंड लिमिट तो कुछ है ही नहीं। फिर आई हैव सीन पीपल अर्निंग 40-50 लाख आल्सो पर मंथ। सर क्या लगता है किसी डेंटिस्ट को सबसे पहले किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, खुद का क्लिनिक ही खोल देना चाहिए? फॉर मी, मेरा अगर मैं एक्सपीरियंस लूँ तो जितना जल्दी क्लिनिक आप ओपन करोगे उतना बेस्ट है। क्योंकि जितने जल्दी आप मार्केट में उतरोगे उतने जल्दी आपको लोग जानेंगे, आप लोगों को जानेंगे। हम जो भी डेंटिस्ट्री में पढ़ के आते हैं दैट इज अ वे डिफरेंट थिंग, और जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो, जब आप पेशेंट से डील करते हो, इट इज अ वे डिफरेंट थिंग। तो आपको नहीं लगता सर क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं बेसिकली जो आप ट्रायल करेंगे तो क्लिनिक पे ज़्यादा बेटर होंगे या किसी बड़े हॉस्पिटल में होंगे? हॉस्पिटल्स में देखिए, हॉस्पिटल्स में मार्केटिंग वाला चीज़ बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल्स में अगर कोई अपना बुखार दिखाने आया है या कोई अपना कोई दूसरा प्रॉब्लम दिखाना है और अगर उसको एक डेंटल का बोर्ड दिखा तो वो एक दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, मैं एक अपना टूथ चेकअप या डेंटल चेकअप भी कर लेता हूँ। बट क्लिनिक में ऐसा नहीं होता है। क्लिनिक में आपको मार्केट में बैठना रहता है एंड यू हैव टू, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। जैसे गूगल बिजनेस एक मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीज़। एंड फिर लॉन्ग टर्म पे जैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट टू पेशेंट भी आपके मल्टीप्लाई होते हैं। तो आई थिंक सो जितने एट द एंड ऑफ द डे डेंटिस्ट्री में इट इज ऑल अबाउट क्लिनिक, राइट? सो ओपन एज सून एज पॉसिबल। ऐसा डिजिटल मार्केटिंग कितना हेल्प करता है डेंटिस्ट को आगे बढ़ने के लिए? इट हेल्प्स अ लॉट। मैंने अभी स्टार्ट तो नहीं करा है बट मैं अभी कंटेंट खुद ही बनाता हूँ। तो मतलब मैं अभी देख रहा हूँ कि अगर मैंने 2 या 3 कंटेंट भी बनाया तो लोग मुझे डीएम्स पर अप्रोच कर रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिला है एंड आई एम रियली थिंकिंग अबाउट इट कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में अभी और एंटर हूँ। सो आई थिंक बहुत हेल्पफुल है अभी करंट सिनेरियोज में। जैसे ना बहुत सारे अभी ब्रांड्स हैं मार्केट में जो पेस्ट और ब्रशेस बोल रहे कि अलग अलग डिज़ाइन के जो ब्रशेस है वो आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा क्लीन होगा। बट मुझे लगता है 50 साल पहले 20-30 साल पहले की बात भी अगर करें तो लोग तो नीम की जो खली होती थी उसी से ब्रश कर लेते थे, उनको कुछ होता नहीं था। करेक्ट। कितना ज़रूरी है कि हम ये ब्रांड्स वेस्टर्न ब्रांड्स में जाए या हम लोग वही अपने इंडियन ट्रेडिशन को? नहीं, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
देखिए सबसे मेजर चीज़ तो अगर आप अब वो दातुन की बात करें, जो नीम का जो स्टेम आता है, और अभी ब्रश को कंपेयर करें, तो अगर आप वो नीम की स्टेम को अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और क्लींजिंग प्रॉपर्टी है उसमें। तो उसमें क्या होता है, जब भी उस वक्त उस ज़माने में जब भी पेशेंट्स उनको चबाते थे तो एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आपके माउथ में रहती थी। बट उससे क्या रहता था, टूथ के सरफेस की जो क्लीनिंग है वो होती थी, दांतों के बीच में क्लीनिंग नहीं होती थी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उनको कैविटी तो नहीं होती थी, लेकिन आप देखेंगे कि उनके दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो वो फंसा ही रहेगा, जिसके वजह से हो सकता है कि उनका दांत या तो निकल जाएगा। तो मैं दातुन का बता रहा था आपको कि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो जो आपके टूथ के सर्फेसेस है उनको क्लीन रखती है, बट जो दांतों के बीच के जो सर्फेसेस है उनको क्लीन रखना बहुत मुश्किल होता था, तो जिसके वजह से वहाँ पे कैविटीज होती है, और दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन कि आप अभी भी उनको यूज करोगे, तो इस वजह से ब्रश है। अब ब्रश भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, ब्रश को आपको प्रॉपरली मसूड़े और दांतों के बीच में रखना है और उनको ऐसे ऐसे क्लीन करना है, एंड उसके बाद आपको सर्कुलर मोशन में भी आपको ब्रश को क्लीन करना रहेगा। रही बात फैंसी ब्रशेस की, तो आपको फैंसी ब्रशेस के मार्केटिंग गिमिक में नहीं जाना चाहिए। आप पैरेलल ब्रश लीजिए, सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश लीजिए। अगर आप सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश करेंगे तो आपके दांतों को डैमेज नहीं करेगा। और दूसरा चीज़, अगर आप ब्रशिंग कर लेते हो तो दिन में आप एक बार फ्लॉसिंग ज़रूर करिए। यस ओके सर, जैसे ये फ्लॉस की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा रेगुलर डेज में जो नॉर्मल होते हैं वो तो फ्लॉस नहीं करते, सिर्फ ब्रश मॉर्निंग में कर लिया या नाइट में एक बार कर लिया, एंड वो बोलते हैं इनफ है। मुझे ऐसा लगा नहीं कि इंडियन मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लॉसिंग यूज़ की जाती है। तो आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है किसी बच्चे के लिए, आप एडल्ट के लिए, कि फ्लॉसिंग होना ज़रूरी हो? नहीं, देखिए फ्लॉसिंग मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी उस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट फ्लॉसिंग करना बहुत ज़रूरी है। ब्रश क्योंकि आपकी बाहर की और अंदर की सरफेस को ही क्लीन कर सकता है। इंटरडेंटली आपको ब्रश नहीं जा सकता, वहाँ पे आपको फ्लॉस ही डालना पड़ेगा, वहीं से ही क्लीन होगा। मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं, दूसरे डेंटिस्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं इस बातों को, कि हमको दांतों के बीच में ही नॉर्मली केरीज देखने को मिलती है, दैट लीड्स टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो जैसे इंटरनेट पे हम लोग देखते हैं कि कुछ भी होता है, दांत में दर्द हो रहा है, हम गूगल पे जब डालते हैं कि लाइक दांतों में पेन हो रहा है, तो गूगल बताता है कैंसर हो सकता है। हर चीज़ का एट द एंड कैंसर ही बताता है गूगल। तो क्या डेंटिस्ट जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, इससे क्या कैंसर तक भी कोई जा सकता है? करेक्ट, 100% जा सकता है। सो द थिंग इज, मैं आपको एक फैक्ट्स बताऊंगा, नंबर्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर है लोगों को। उसमें भी कैंसर की अगर हम बात करें तो ओरल कैंसर इज़ ऑन नंबर 1, जो अमंग्स अदर कैंसर्स ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा है लोगों को। सो रीज़न ये है कि इंडियन पॉपुलेशन में टोबैको चूइंग या फिर टोबैको स्मोकिंग, इसकी मात्रा ज़्यादा है। तो लोग क्या होते हैं, अगर कोई काम करता है, अगर कोई मजदूर काम कर रहा है, कोई भी XYZ बंदा काम कर रहा है, उनको हैबिट हो जाती है कि वो टोबैको लेफ्ट साइड या राइट साइड में रखेंगे एंड उसको ही खाकर काम करेंगे। सो होता क्या है, जब भी आप अगर ऐसा तंबाकू या कुछ भी अगर चीज़ ऐसी रखते हैं तो वहाँ पर वाइट पैच बन जाता है। स्टार्टिंग में वो इरिटेशनल होता है, पेनफुल होता है, वहाँ पे अल्सर्स भी हो सकते हैं, बट जब वो पेनफुल अल्सर, जब वो पेन फ्री अल्सर हो जाता है, तो वो देयर आर चांसेस कि वो ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो। सो अगर इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप आपके माउथ में हमेशा मिरर के सामने या आपके किसी कलीग की हेल्प लेके आप देखिए कि आपके माउथ में कोई वाइट पैचेस तो नहीं है, कोई रेड पैचेस तो नहीं है। अगर ऐसे कोई पैचेस है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, आप उनसे सलाह लीजिए कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है। अगर कभी वो अल्सर नॉर्मल अल्सर हुआ तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर वो अल्सर कभी ट्रीटेबल नहीं हुआ, अगर आप महीने 2 महीने से अगर आप वो अल्सर्स को साथ लेके चल रहे तो 100% कुछ प्रॉब्लम है। और ये तो मैं पान मसाले की बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डेंचर वेयरर्स होते हैं, जो डेंचर पहनते हैं पेशेंट, या कभी अगर कोई पेशेंट किसी क्लिनिक में गया, वहाँ पे उसने कोई कैप लगवाई, और अगर उसके शार्प पॉइंट की वजह से भी अगर आपको गाल में अगर कोई अल्सर हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म पर अगर आपने उस प्रॉब्लम को, उस कॉज को नहीं हटाया, तो वो चीज़ भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। उसको हम ट्रॉमेटिक अल्सर्स बोलते हैं। तो आप उसको राउंड इन कराइए, आप जो भी शार्प चीज़ है उसको ठीक करवाइए। ठीक है। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अल्सर्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि इंडिया में रेगुलर खाने वाली चीज़ है पान। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर पान खाता है तो उसके दांत पक्का पीले पड़ जाएंगे?
पीले नहीं, इनफैक्ट लाल ही हो जाएंगे। पान में अगर वो सुपारी खाते हैं तो OSMF होता है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो पान खाने से अगर आप उसमें सुपारी मिला रहे हैं और अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी पान खा रहे हैं तो आपके गालों पर फाइब्रस बैंड बन जाते हैं, जिससे आपकी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। अच्छा। तो अगर आपकी माउथ ओपनिंग कम हो रही है तो दैट इज ऑल्सो समथिंग जिसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें उनकी सिंगल फिंगर भी माउथ ओपनिंग नहीं है, एंड फिर हम उनको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, मेडिकेशन बताते हैं, और उसके बाद भी अगर पेशेंट उसको नेग्लेक्ट करता है तो वो फिर माउथ खुलना बंद हो जाता है, फिर वो चीज़ कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, यस। मतलब नॉर्मल पान खाने के, मतलब जो नॉर्मल पान खा रहा है उसको भी रिस्क है? उसको भी रिस्क है, यस। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पान खा रहे हैं या फिर अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, सो आपको देयर आर चांसेस कि आपको ओरल कैंसर हो सकता है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि हर पेशेंट को 6 मंथ्स में विजिट करना चाहिए डॉक्टर के पास, सो दैट एटलीस्ट आपको जो भी सिचुएशन है वो आप अवेयर रहेंगे उन सब चीज़ों के।